धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे जो चर्चा आई है उसमें मैं शामिल हुआ हूं। मेरे से पहले बहुत सारे हमारे साथियों ने विस्तार से चर्चा करी है और ये जो महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण जो सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण जो सरकार ही लिखती है उसको मैंने जो पढ़ा है, ये कहीं ना कहीं पिछला जो बजट 2021 का आया था उसके साथ कहीं ना कहीं टैली नहीं कर रहा है। चर्चाएं बहुत आई। एक तो आपके इस डॉक्यूमेंट में मुफ्त टीकाकरण की बहुत सारा प्रचार हुआ है। देखिए, मेरे साथियों ने भी कहा कि इससे पहले अगर हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास को आप देखें तो इस इतिहास में 10 बार सरकारें जो है वैक्सीनेशन लगा चुकी है और सभी सरकारों ने फ्री में वैक्सीनेशन लगाए हैं। पर जितनी पब्लिसिटी पेट्रोल पंप्स पे, अखबारों में, आपके फोन कॉल्स पे हुई है, मुझे लग रहा है कि ये सरकार जो है ये पब्लिसिटी और विज्ञापनों की सरकार बन के रह गई है। जमीन पे काम हो नहीं रहा है। बहुत सारी योजनाओं का इसमें जिक्र आया है, पर ये योजनाएं जो लग रही हैं सिर्फ कागजों में लग रही हैं, जमीन पे कहीं नजर नहीं आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ हेल्थ पे बहुत सारी चर्चा हुई है। आप भी हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं, आपने भी विभाग में एज ए मंत्री काम करके देखा है। हेल्थ विभाग की जो दशा है वो मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत खराब हो चुकी है। आप सरकारी हॉस्पिटलों में जाओ, मेडिकल कॉलेजेस में जाओ, सीटी स्कैन मशीनें खराब पड़ी हैं, एमआरआई की मशीनें खराब पड़ी हैं, आपके अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को, जो गरीब आदमी सरकारी हॉस्पिटल में जाके इलाज के लिए जाते हैं, उनको बाहर प्राइवेट के पास जाके, प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास जाके जो है वो पैसे खर्च करके, भारी पैसे खर्च करके जो है वो वहां पर उनको पैसे देके जो है उनको वहां पर जो है वो मुश्किल आती है। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में जब आदमी को कोई मुसीबत पड़ती है तो सरकारी हॉस्पिटल में आदमी की उम्मीद होती है कि मेरी जो समस्या है उसका निवारण होगा। और दूसरी बात यह है कि सरकारी जो लैब्स हैं जहां पर टेस्ट होने होते हैं वो 11 बजे के बाद टेस्ट नहीं होते हैं, जबकि प्राइवेट लैब जो है, जो हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो 24 घंटे काम कर रही हैं। तो क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए या हॉस्पिटल में ये जो सेवाएं टेस्ट करने की है, क्योंकि डॉक्टर जो टेस्ट लिखता है उनको फिर दोबारा चक्कर काटना पड़ता है, तो क्या 24 घंटे सरकार जो है वो लोगों के लिए ये टेस्ट की जो सुविधा है वो प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हेल्थ की जो सर्विसेज है उसको लेकर अभी मैं आपको बताऊं कि आरटीआई में इंफॉर्मेशन ली गई कि हिमाचल प्रदेश से 2018 से लेकर 2021 जुलाई तक कितने लोग हिमाचल से पीजीआई में गए। आप देखिए, आंकड़े आए हैं कि 2018 में 2,27,576 लोग जो हैं ओपीडी में गए और 2019 में 2,35,657 लोग जो गए और 2020 में 75,407 लोग गए और 21 में जुलाई तक जो है 40,152 लोग गए। और ये लोग जो हैं, जो संख्या है सिर्फ ओपीडी की है, इमरजेंसी के जो पेशेंट है वो अलग हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो हेल्थ सर्विस को लेकर जो है वो एक रेफरल प्रदेश बन के रह गया है, जिससे प्रदेश के, ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन है, एक मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है, पीजीआई ने दिया है डॉक्यूमेंट, पीजीआई से इंफॉर्मेशन आई है, वो मेरे मैं कोई हाथ से नहीं लिखे हुए टेस्टेड डॉक्यूमेंट है, पीजीआई ने इंफॉर्मेशन दी है। और दूसरा यह है कि 2020 और 21 में इसलिए पेशेंट कम गए क्योंकि वहां पर जो ओपीडीज बंद हो चुकी थी और वहां पर जो है वो ऑनलाइन जो है डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट दे रहे थे, चेक कर रहे थे, इसलिए पेशेंट कम गए। मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या हिमाचल प्रदेश जो है 50 सालों में भी हम लोग, चाहे सरकार उधर की रहे हो चाहे इधर की रही हो, क्या हम अपने इस हिमाचल प्रदेश को इतना भी मजबूत नहीं कर पाए कि प्रदेश में जो है हमारे लोग जो हैं बाहर के प्रदेशों में भटकना ना पड़े।
ये तो पीजीआई की संख्या है। आप जलंधर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश का अधिकतर क्षेत्र जो हमारे हमीरपुर का, कांगड़ा के, ऊना के, बिलासपुर के जो लोग फौज में सेवा देके आए, एक सर्विसमैन है, उनको तो सुविधा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि लाखों लोग हिमाचल प्रदेश के जो हैं बाहर इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि सरकार इस पे और ज्यादा गहनता से काम करे, मजबूती से काम करे, ताकि प्रदेश को जो है वो हेल्थ के मामले को लेकर आत्मनिर्भर बने और कम से कम लोग हमारे बाहर जाएं और लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी मजबूत मिले। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे साथियों ने चर्चा करी है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि 2003 से पहले भी सरकारें कर्मचारियों को पेंशन देती थी। अगर 2003 से पहले सरकारें पेंशन दे रही थी, अब क्यों नहीं दे रही हैं? और 2003 में जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब लोगों की पेंशनें बंद हुई। मेरा निवेदन यह है कि आज राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने शुरुआत करी है, तो सरकार इस बारे में विचार करे कि भाई जो आदमी 35 साल नौकरी कर रहा है, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए जब वो आदमी रिटायर्ड हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है? उसको अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो पेंशन ही के साधन है। तो सरकार को इस दिशा में अपने सोर्सेज को जो है मोबिलाइज करके, रिसोर्सेज डेवलप करके इस दिशा में जो है ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कर्मचारियों को देनी चाहिए, ताकि कर्मचारी जो है अपने आप को सोशल सिक्योरिटी को लेकर जो है सुरक्षित महसूस करे। और दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि पुलिस के मामले में यहां पर जो है ये जो पुलिस वाले हैं, इनका मैंने पहले भी कई बार मामला उठाया है कि इनको जो डाइट मनी मिलता है वो 210 रुपए मिलता है। 210 रुपए मतलब कि रोज के 7 रुपए, जो कि आज के हालात के हिसाब से ठीक नहीं है। इसलिए इनका जो डाइट मनी है बढ़ाया जाए, और दूसरे जो जनरल कैटेगरी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉय जिनकी कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड जो है वो 2 साल है, और इनको 8 साल का पीरियड जो है रखा है, उसको भी दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलाया जाना चाहिए। मेरा सुझाव है, सरकार इस पे विचार क्यों नहीं कर रही है, मेरी समझ से परे है। दूसरा, अभी ये जो वेतन 6 पे स्केल की बात आई है, जो पुलिस में कर्मचारी कांस्टेबल्स जो 2015 के बाद भर्ती हुए हैं, उनकी सैलरी को लेकर जो है वो कुछ विसंगतियां पाई जा रही हैं जो नए पे स्केल्स के हिसाब से। उसमें क्या है कि ये जो इनकी जो फिक्सेशन हो रही है वो 1900 रुपया करी है, जबकि दूसरे जो विभागों के कर्मचारी हैं, क्लास 3 के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो फिक्सेशन हुई है 3200 रुपए हुई है। 3200 रुपए के हिसाब से इनका 35,000 रुपए बनता है, और 1900 रुपए के हिसाब से इनका जो वेतन है वो 22,000 रुपए बनता है। हालांकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने डीजीपी के अंडर एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी को इस सारी चीजों की रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, और अभी 1.5 महीना हो गया। जो लोग 24 घंटे हमारी सेवा में बाहर लगे हैं, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, प्रदेश के लोगों की सेवा में लगे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, अगर उनका मनोबल ऐसे टूटेगा तो मुझे लग रहा है कि ये सही नहीं है। इसलिए सरकार तुरंत इस विषय में जो है वो विचार करके ये इनकी जो विसंगतियां हैं उनको जो है वो ठीक करे, और पुलिस का जो मनोबल गिर रहा है उसको ठीक करे। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारी चर्चाएं हैं। एक मैं और कहना चाह रहा हूं कि यहां पर मुकेश अग्निहोत्री जी भी चर्चा कर रहे थे कि पंजाब में जब ये चुनाव चल रहे थे तो वहां पर मुख्यमंत्री भी हमारे गए थे, और वहां के लोगों को कि हिमाचल प्रदेश में आप आए, तो एक हिमाचल प्रदेश के जो हमारे भाई और बहन जो बाहर नौकरियां कर रहे हैं या फिर किसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश सरकार का वजन हल्का कर रहे हैं। हम नौकरियां तो दे नहीं पा रहे हैं। अगर कोई नौकरी के लिए कोई पंजाब में, कोई चंडीगढ़ में, कोई दिल्ली में, कोई किसी भी कोने में, हरियाणा में गया है, तो उनके जो बच्चे हैं, वो जो 85% कोटा है हिमाचल प्रदेश में बच्चे को एडमिशन लेने का MBBS, उसमें उनके बच्चों को जो बाहर से जिसने मैट्रिक या +2 किया है वो एंटाइटल नहीं है। बार बार वो लोग जो है डिमांड कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे भाई और बहन बाहर नौकरियां कर रहे हैं और बच्चों को वहां एजुकेशन भी दे रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा से हिमाचल प्रदेश में MBBS में वंचित रखा जा रहा है, उनको अलग दूसरे हकों से वंचित रखा जा रहा है। इसलिए सरकार उन लोगों के साथ
भेदभाव ना करे। वो हमारे अपने हैं और अपने हैं, बाहर कमाने के लिए गए हैं, रोजी रोटी की तलाश में गए हैं, तो उनसे जो भेदभाव हो रहा है उसको इस तरीके से ना करें। और यहां पर आर्थिकी सुदृढ़ करने की भी इस डॉक्यूमेंट में बहुत चर्चा आई है। मैं कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश की आप ये बताइए कि यहां चर्चा हो रही है 22 बता रहे हैं 25,000 करोड़ रुपया कर्जा पिछले 4 साल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लिया और पिछले 70 साल में यहां पर जो कर्जा था वो 45,000 करोड़ था। तो अगर सरकार की उपलब्धि ये बताएं या गिने कि भाई सरकार ने लंबी छलांग लगाई है किसी चीज में तो कर्जा लेने में लगाई है, क्योंकि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इस बात की चर्चा करती थी कि भाई वीरभद्र सरकार तो कर्जा लेके चल रही है, परंतु आपने जो है इस सरकार ने कर्जा लेने में सबसे ज्यादा काम किया है। हालांकि हम लोगों को उम्मीद थी कि ये डबल इंजन का जो नारा देके आपकी सरकार आई थी, इस डबल इंजन में हिमाचल प्रदेश को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और केंद्र से जो है विशेष पैकेज हम लोगों को मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि ना तो केंद्र सरकार का जो डबल इंजन की बात है, ना वो इंजन चल रहा है, ना हिमाचल प्रदेश का इंजन चल रहा है। आज जो है वो दोनों इंजन जो है मुझे लग रहा है कि हाँफ चुके हैं और प्रदेश लगातार और कर्जे में डूब रहा है। हमें चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को डेवलप करें और ताकि प्रदेश की जो डेवलपमेंट है उसको हम लोग कर सके। दूसरी बात, वैक्सीनेशन की बात आ रही थी तो यहां पर चर्चा आई है, ये जो 2 वैक्सीनेशन जो है हम लोगों ने लगाई है और हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे भी आया है। ये वैक्सीनेशन तो पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं कि इससे पहले भी 10 तरह के वैक्सीनेशन पिछली सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, मैक्सिमम कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाए। परंतु ये जो राजनीतिक वैक्सीनेशन है, यहां पर जो चर्चा हो रही है, अभी एक वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश के लोगों ने लगाया है। अगर ठीक तरह से काम नहीं करोगे तो आने वाला जो नवंबर का पहला हफ्ता है उसमें दूसरा वैक्सीनेशन हिमाचल प्रदेश की जनता लगाने वाली है, ये मैं जरूर कहना चाह रहा हूं। और दूसरा, आप ये देखिए कि आपके इसमें जो कर्मचारियों की सैलरी काटी गई, अच्छी बात है कि अच्छे काम के लिए काटी गई और उसमें जो है पैसे एमएलएज ने भी दिए, दूसरे लोगों ने भी दिए। और ये जो आरटीए में इंफॉर्मेशन है कि 15 मार्च 2020 से लेकर 22 मई 2020 तक जो पीरियड है, इसमें 13,37,61,222 रुपए आया है। तो मुझे लगता है कि इस डॉक्यूमेंट में या सरकार इसकी भी डिटेल देती, इसकी ब्रेकअप देते कि भाई ये जो पैसा आया है हमने कहां खर्चा है और क्या क्या उससे हमने किया है। तो मुझे लग रहा है कि हाउस को भी अच्छा लगता है और प्रदेश की जनता भी इसको भांति कि हमने भाई डोनेशन दिया है तो पैसा कहां लगा, इसकी भी चर्चा जो है वो अगर सरकार करती इसमें तो ठीक होता है। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि 2017 के चुनावों से पहले ये आपका जो है स्वर्णिम हिमाचल दृष्टि पत्र 2017, ये जो डॉक्यूमेंट जो है ये 22 पेजों का डॉक्यूमेंट है, जिसमें सिर्फ जो है आपने वायदे किए हैं कि हम सरकार बनने पर ये काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार को अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने का समय लगा नहीं है। सरकार ने ये कहा कि हम इसको सरकारी दस्तावेज के रूप में लागू करेंगे, परंतु इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं। आप ये देखिए कि इसमें चर्चा है कि हर जिले में मिनी स्टेडियम और खेल अकादमी स्थापित की जाएगी। हम तो ढूंढ रहे हैं, दूरबीन लगा के भी ढूंढ रहे हैं वो कहां है, हर जिले में। और ये लिखा है कि हर पंचायत में जिम और खेल के मैदान बनाए जाएंगे, कोई इस पे चर्चा नहीं है। इसमें लिखा है कि इंडस्ट्रीज में 80% जो है नौकरियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी जाएंगी, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी गठित की जाएगी, वो भी नहीं हो रहा है। और शिमला, धर्मशाला, हमीरपुर, बीबीएन और चंडीगढ़ में जो है युवाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे, वो भी नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दृष्टि पत्र में या घोषणा पत्र में वायदे किए गए हैं जो कि सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, जो कि आने वाले समय में सरकार के लिए जो है ये गले की फांस बनेगी। और एक चीज मैं और आप स्पीकर साहब आपके माध्यम से, अभी तो 14 मिनट हो गए, 2 मिनट बाकियों को 20 दिए, 2 मिनट। मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, ठेकेदारी काम करते हैं, पहले क्या होता था कि उनको पीडब्ल्यूडी के स्टोर से सीमेंट मिल जाता था और जब बिल बनता था
तो उस बिल में जो है उस जितना पैसा वो सीमेंट लेते थे वो बिल जो है बिल में से कट जाता था। अब ठेकेदारों को क्या करना पड़ रहा है कि सिविल सप्लाई में कारपोरेशन में पैसे एडवांस में जमा कराना पड़ते हैं, 7 दिन इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद जाके उनको सीमेंट मिलता है। तो हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान है जो छोटी मोटी ठेकेदारी कर रहे हैं उनको परेशानी आ रही है। तो सरकार इस पे जो है वो बिल्कुल जो पुरानी पद्धति से जो पहले पीडब्ल्यूडी के सिस्टम होता था कि स्टोर से सीमेंट दिया जाता था, ये लोगों की मांग है और सरकारों का मतलब यही होता है कि जो लोगों की मांगे हैं उनकी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करें। और इसके अलावा आपने टूरिज्म का भी बहुत व्याख्यान किया है, नई राहें नई मंजिलें। तो इस सरकार के दौरान चाहे कोविड की वजह से हुआ है, टूरिज्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोगों के रोजगार चले गए। और टूरिज्म सेक्टर एक ऐसा है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलते हैं, कोई सप्लाई का काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है और ये प्रभावित हुआ है। इसमें सरकार को चाहिए थे कि सेक्टर को फिर से बिल्डअप करने के लिए, खड़ा करने के लिए जो है सरकार को उनको कोई राहत देती या उनकी कुछ उनके लिए कुछ पैकेज देती, तो मुझे लग रहा है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को राहत मिलती। और ग्राउंड ब्रेकिंग की भी बहुत बड़ी चर्चा हुई है, जमीन पे कुछ नहीं है और ये सिर्फ कागजों की घोषणाएं हैं। कहां इन्वेस्टमेंट आई, कौन सी चीजें, यहां तो हिमाचल प्रदेश से जो इंडस्ट्री थी भी वो भी बीच बीच में छोड़ के जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि भाई जो डॉक्यूमेंट है, जो घोषणाएं हैं, जो चीजें हैं वो सही सही लोगों को बताएं और ये जुमलों वाली बात ना हो। और जल जीवन मिशन के बारे में भी बहुत सारी चर्चा हुई है। बिल्कुल हमारे साथियों ने ठीक कहा कि नल तो लग गए हैं पर पानी है नहीं, बिना पानी के नल हैं और ऐसा दर्शाया जा रहा है कि इतने लाख नलके लगा दिए, इतने टैप लगा दिए। इससे पहले जो है इतने साल में लोगों के पास ना नलके थे, ना पानी था, ना कुछ था। तो ठीक है, आपने प्रयास किया है, इसकी हम तारीफ करते हैं। आपने पेंशन की जो है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको जो बुजुर्गों के लिए 80 से 70 किया, हम उसकी तारीफ करते हैं। जो काम अच्छे किए हैं उनकी तारीफ होनी चाहिए। परंतु 4 साल 4.5 साल होने वाले हैं, सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल जीरो के बराबर है। सरकार ठीक तरीके से नहीं चल रही है और यही कारण है कि जो यहाँ चर्चा कर रहे थे कि पिछले जो लोकसभा 2019 के चुनाव हुए, 68 के 68 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। क्या कारण हुए कि 4 लाख वो भी माइनस हुआ मंडी में और ऊपर से लीड लेके जो है वो सीट जीती। इसका मतलब तीनों बाई इलेक्शन भी जीते। तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि यहाँ की जो जनता है ये आप लोगों के काम से खुश नहीं है, लोग नाराज हैं और इस नाराजगी का जो वैक्सीनेशन के रूप में आपको 2022 के नवंबर के पहले हफ्ते में देने वाले हैं। उस वैक्सीनेशन को लेने के लिए आप तैयार हैं? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस चर्चा में भाग लेंगे